नमस्कार अंकित भाई, काफ़ी दिनों के बाद आप नमस्कार आशीष। चैनल से जुड़ रहे हैं। हमारे दर्शक इवन कमेंट मुझे मिले थे कि आपकी अंकित भाई से लड़ाई हो गई है क्या? आ नहीं रहे चैनल पे। हम तो बोलो ना हुई है। मैं बोला मैंने भाई लड़ाई-वड़ाई कुछ नहीं हुई है, बस हो नहीं पा रहा है क्योंकि लाइव ही नहीं हो पा रहा है, तो वो भी नहीं आ पा रहे हैं, ये बात है बस। ठीक है, तो दोस्तों जो नए लोग जुड़े हैं वो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और अंकित भाई के साथ जो ट्रम्प के जो टैरिफ हैं, उसके पूरे दुनिया पे जो प्रभाव हैं, स्पेसिफिकली इंडिया पे, उनकी बात करेंगे और इंडिया ने जो काउंटर टैरिफ्स लगाए हैं, हल्ला उसका ज़्यादा हुआ नहीं है क्योंकि बहुत ही सटल तरीके से, चुपचाप तरीके से वो लगाए गए। उसकी बात करेंगे और नाटो में कैसे विघटन पैदा हो सकता है ग्रीनलैंड को लेके, उसकी बात करेंगे और एक जो आज लेटेस्ट डिस्कवरी ट्रम्प ने करी है कि एक बोर्ड ऑफ पीस बनाना है, जिसके खुद चेयरमैन बनेंगे ताउम्र, ठीक है ना? तो इसकी बात करेंगे। तो अंकित भाई पहला मेरा जो क्वेश्चन था वही था कि जब ट्रम्प टैरिफ लगा रहे थे, तो चाइना अकेला ऐसा कंट्री था जो काउंटर टैरिफ लगा पाता था और वो उसने ऑस ये यूनाइटेड स्टेट्स को झुकाया भी, टैरिफ उसके कम भी हुए। तो इंडिया ने जो ये पल्सेस है, दालों पे जो लगाए हैं 30% के जो टैरिफ हैं, वो कितना लेवरेज देंगे इंडिया को? या कितना पावर प्ले में इंडिया को वो ला पाएँगे यूएसए के खिलाफ? एक्चुअल में भारत भी टैरिफ पहले लगा सकता था, लेकिन भारत क्या है, टाइमिंग बड़ी सही रखता है। सही टाइम पर सही काम किया जाए तो सही रिज़ल्ट्स आते हैं। तो भारत के पास सारे हथियार, सारे इस तरह के जो ऑप्शंस हैं पहले भी अवेलेबल थे। लेकिन टैरिफ का जो हथियार है भारत में इस टाइम इसलिए चला क्योंकि भारत पहले चल देता तो इसके अ, हम दुनिया को बहुत अच्छे से मैसेज नहीं दे पाते। हमने जो ये टैरिफ का गेम खेला है, ये मैसेज देने के लिए है। कारण ये है कि ट्रम्प ने पहले टैरिफ के नाम पे हमको डराया। दुनिया को लगा अब तो भारत गया, लेकिन भारत ने 8% की ग्रोथ करके दिखाई। फिर ट्रम्प ने कहा कि भारत की डेड इकोनॉमी है, मोदी जी उस पर भी शांत रहे, काम चलता रहा। फिर ट्रम्प ने वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति को उठाया, तो कई लोगों को भारत में लगने लगा कि मोदी जी को भी उठा ना लें। और लोगों को लगा उठाने भले ही ना उठाएँ लेकिन मोदी जी को दबा तो रखा होगा, ठीक है? हुँ, तो मोदी जी ने ये 3-4 घटनाएँ जब हो गईं, सब लोगों ने अपने मन की कर ली, अपना एनालिसिस कर लिया, जब सब शांत हो गए, तब उन्होंने अपना वो पैंतरा खेला जिसके बाद अब ट्रम्प भागा-भागा मोदी जी के पास या तो आएगा और या फिर फ़ोन पे बात करेगा। क्योंकि वहाँ के सीनेटर्स लगातार दबाव बना रहे हैं कि आप मोदी जी से बात करिए। हुआ ये है कि हमने 30% टैरिफ लगा करके वहाँ के किसानों में हलचल मचा दी है, क्योंकि भारत दालें सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, सबसे ज़्यादा कंज़्यूम करता है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट करता है। हम यूएस से अच्छी खासी दालें इम्पोर्ट कर चुके हैं 2024 में। हम 2024 में 2023 की तुलना में 40% ज़्यादा दालें मँगा चुके हैं और हमारा जो शेयर रहा है यूएस के दाल के इम्पोर्ट का, वो अब तक का टॉप 3 में रहा है। अब जब भारत ये इस तरह का लगा रहा है, तो वहाँ के किसानों में हलचल है और वहाँ के किसानों का 90% तक जो वोट बैंक है, वो ट्रम्प का ही वोट बैंक है। तो हुँ। हमने एक तरीके से ट्रम्प के वोट बैंक को हिलाना चाहा है कि देख हम तुझे कहाँ पर चोट दे रहे हैं। तू जो टैरिफ लगा, वेनेज़ुएला के ये कर, ग्रीनलैंड को धमका, क्यूबा को धमका, कर ले जो करना है। हम वहाँ चोट करेंगे जिसके बाद तेरे को भगा-भगा आना पड़ेगा। क्योंकि ट्रम्प जानता है कि अगर मेरे हाथ से मेरा वोट बैंक चला गया, तो फिर कुछ नहीं बचेगा। मेरे ही जो लोग मेरे सपोर्टर्स में थोड़े बहुत खड़े हुए हैं, यही खिलाफ हो गए तो फिर मैं क्या ही करूँगा? ग्रीनलैंड में प्रोटेस्ट हो ही रहा है, हर जगह प्रोटेस्ट मेरे खिलाफ है ही। यूएस में थोड़े बहुत लोग बचे हैं, उसमें भी भारत ने सेंध लगा दी। तो भारत की एक स्ट्रैटेजी ये है। दूसरी स्ट्रैटेजी भारत की ये है कि इस समय जो ग्लोबल ऑर्डर है, वो पूरी तरह से जैसे चेस बोर्ड पर गोटियाँ लगी होती हैं, कोई आके हाथ मार दे, सब गिर जाती हैं। तो इस तरह से भी पूरा दुनिया में हो रखा है। सब अपने-अपने जगह बनाने में लगे हुए हैं। और ऐसी स्थिति में जब सब अपनी जगह बनाने में लगे हुए हैं, अमेरिका भी अपनी जो जगह बनी हुई थी उसको बचाने में लगा हुआ है, रशिया नए तरीके से अपनी जगह को बनाने में लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में भारत भी मौका पा कर के दुनिया को ये बताना चाह रहा है कि आप ये मत समझो कि अमेरिका के दबाव में काम कर रहे हैं या उससे उससे हमें कोई लालच है ऐसा कि हमें उसकी हर बात माननी पड़ेगी या रशिया के दबाव में, हम किसी के दबाव में नहीं है। हम वो देश हैं जब लगाने पे आते हैं तो टैरिफ हम भी लगा सकते हैं, देखो लगा दिया। तो भारत ने टैरिफ लगा कर के दुनिया को ये संकेत देने का प्रयास किया है कि देखो हम भी वही कैटेगरी के देश हैं जो रशिया, चाइना, यूएस हैं और वहाँ फ्रांस को देख लो। ग्रीनलैंड में फ्रांस ने अपनी फौज भेज दी है। यूएस से लड़ने को तैयार है वो। फ्रांस यूरोप को ही बताने की कोशिश कर रहा है कि तुम सबका मसीहा मैं हूँ आने वाले समय में।
क्योंकि यूएसए तो नहीं नाटो चलाने वाला। तो ये सारा खेल वही है। आप समझ रहे हैं? हुँ। तो मतलब इंडिया जो ये टैरिफ लगा रहा है, ये काम करेंगे? क्योंकि इंडिया के पास शायद उतनी लेवरेज नहीं है जितनी चाइना के पास है। क्योंकि वो तो तुम्हारी इंडस्ट्रीज़ को 1 सेकंड में रोक सकता है। और ये बात सही है कि ट्रम्प का जो वोटर बेस है वो किसान बहुत बड़े तबका है। क्योंकि उसी वजह से वो सारे डेयरी के प्रोडक्ट हों या सोयाबीन हो इंडिया में या करना तो चाइना में चाहता था पर वहाँ कर नहीं सकता। थोड़ा बहुत ही कर पाता है। इंडिया ने मना कर दिया। तो एक तो ये सिनेरियो है कि इंडिया के पास जो लेवरेज है, क्या वो एक तो वो धीरे-धीरे स्टार्ट कर रहा है कि हाँ, हम भी कुछ प्रोडक्ट मतलब कुछ मेजर्स ऐसे लेंगे जो तुम्हारी इकोनॉमी को, तुम्हारे लोगों को हर्ट करेंगे। इन्फ्लेशन लगातार यूएसए में बढ़ ही रही है और जो सबसे बड़ी चुनौती जो मुझे लगता है कि मिड टर्म के इलेक्शन आ रहा है। इवन लोग तो ये बोल रहे हैं कि अगर चुनाव हार जाए तो इम्पीचमेंट हो सकता है। इसको कैसे देखते देखिए, इम्पीचमेंट तो पिछली बार भी प्रोसेस अपनाया गया था, लेकिन उसके पास बहुमत रहता है, वो नहीं हो पाता। दूसरी बात जो आप कह रहे हो इम्प्लीकेशंस के कि भारत के असरदार रहेंगे, नहीं रहेंगे, तो असरदार तो ट्रम्प के भी नहीं रहे हम पर। ट्रम्प ने भी जो टैरिफ लगाए हम पर, वो इसलिए नहीं लगाए कि वो हमारी इकोनॉमी को तोड़ना चाहता है। वो अपनी हेजेमनी को, अपनी ताकत को दर्शाना चाहता है टैरिफ के माध्यम से। दे आर यूजिंग कमोडिटीज़ एज़ अ टूल, एज़ अ हथियार। आज के इस रीशफ़ल में कमोडिटीज़ को एज़ अ हथियार यूज़ किया जा रहा है, जो पहले ट्रम्प ने किया, बदले में चाइना ने किया, भारत अब कर रहा है। फ़ायदा-नुकसान किसी को कुछ नहीं होना, बट जो इम्पैक्ट पड़ता है जिसका, आप खुद सोचिए जब ट्रम्प ने 50% लगाए थे, तो हमारा और आपका क्या थॉट प्रोसेस था कि अरे यार! इसने फँसा दिया यार। हैं? लेकिन जब रियलिटी निकल के आई कि हम 8% की ग्रोथ कर रहे हैं, हमें लगा यार रियलिटी तो कुछ और ही निकल के आई एक्सपोर्ट है ना? हमारे तो जो 22% से बढ़े। है ना? तो हमारी हम जो परसेप्शन सारा खेल परसेप्शन का है, तो वर्ल्ड ऑर्डर में इस समय परसेप्शन का खेल चल रहा है। तो ये टैरिफबाज़ी जो चल रही है, वो इम्पैक्ट डालने के लिए नहीं है, परसेप्शन बनाने के लिए है, चाहे अपने देश में या दुनिया में। तो ये उसका खेल है और इम्पीचमेंट उसका होगा नहीं। मिड टर्म आ रहे हैं बेशक, क्योंकि इम्पीच करके भी सब जानते हैं कि यूएस को नहीं बचा सकते, यूएस जिस तरफ जा रहा है। जिस गुंडागिर्दी, दादागिरी से यूएस को बचाने में थोड़ा बहुत प्रयास ट्रम्प कर सकता है, वो कोई और नहीं कर सकता। यहीं फ़र्ज़ कीजिए अगर बाइडेन होता, तो बाइडेन खुल के ये कह ही नहीं पाता कि हम ग्रीनलैंड लेना चाहते हैं, कि वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति को उठा लो। ऐसा एक इम्पल्सिव राष्ट्रपति ही कर सकता है। तो डीप स्टेट्स के लिए वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इस समय अमेरिका तो गर्त में जा ही रहा है, चाहे ट्रम्प हो, चाहे कोई हो। बट ट्रम्प के होने से ये है कि ट्रम्प थोड़ी दादागिरी से 2-4 काम करवा भी सकता है। बट इन द एंड ऑफ द डे वो भी यूएस के खिलाफ ही जाएँगे। तो इम्पीचमेंट मुझे हुँ, नहीं लगता होगा। नहीं जहाँ तक फॉरेन पॉलिसी की बात है तो इन दोनों की सेम ही होती है। हाँ, डेमोक्रेट्स बिना बोले करते थे और हाँ। जो रिपब्लिकन है जिसको ट्रम्प जैसा नेता मिल जाए तो वो सब बोल-बोल के लेकिन एक चीज़ और भी है कि ट्रम्प जो टैरिफ लगा रहा था वो थे यूनिलैटरल कि तुम जो चाहे बोल दो तुम्हारे बोलने से क्या होता है? तो उसने चाहे लगा दिए। लेकिन अगर पिछले 1 साल में कोई भी कॉन्क्रीट स्टेप जो ट्रम्प ने उठाया हो और जो यूएस को फ़ायदा कर गया हो, ऐसा आपको लगता है कोई? एक काम तो ये 50 गिनवा देगा कि मैंने ये कर दिया, मैंने वॉर रुकवाई, मैंने ये किया, वो किया। लेकिन यूएस के पर्सपेक्टिव से अगर देखें, एज़ एन अचीवमेंट तो ट्रम्प को पॉलिटिकल एंगल में कितने नंबर दोगे? अचीव किया है उसने कॉन्क्रीट लेवल पे कुछ? देखिए, सबसे बड़ा जो अचीवमेंट अभी तक कह सकते हैं उसका वो जो है इल्लीगल इमिग्रेंट्स आए थे उनको भगाने में जो उसने भूमिका निभाई है, वो अभी तक कोई इतने कठिन स्टेप नहीं उठा पा रहा था। पिछले कार्यकाल में भी उसने मेक्सिको की दीवार बनवा के काफ़ी हद तक इन्फिल्ट्रेशन रोका था जिससे यूएस का एक आम नागरिक बड़ा परेशान रहता था। फिर वो टैक्स कम करने के लिए बिल लेकर के आया था। अब वो कितना असरदार रहा है वो तो वहाँ का नागरिक ही बता सकता है। इसके अलावा ट्रम्प की कोई ऐसी अभी तक बात नहीं है जिसको ये कहा जाए कि बहुत बड़ी उपलब्धि हो। हाँ, अगर ईरान में तख्तापलट हो जाता है, जो कि होगा, ट्रम्प के कार्यकाल में ही होगा, उसे एक बड़ी उपलब्धि माना जाएगा क्योंकि ईरान में तख्तापलट या ईरान को दबाने की कोशिश यूएस पिछले कई वर्षों से कर रहा है। ओबामा भी नहीं कर पाया था। ओबामा को भी अंत में ईरान से डील करनी पड़ी थी, न्यूक्लियर डील। कि भाई ठीक है चलो हम एक काम करते हैं, ऐसा-ऐसा कर लेते हैं। लेकिन ट्रम्प बिल्कुल अड़ियल पने पे आ गया या तो बर्बाद कर दूँगा या तख्तापलट करूँगा। अगर ट्रम्प ने ईरान का केस सॉल्व कर दिया, तो वो बड़ी उपलब्धि होगी। उसके अलावा तो इमिग्रेशन है और विद द टाइम अ, एंड रेडिकल इस्लामिक जो आइडियोलॉजी है, जो ग्रुप्स हैं, उनको वीक करने में भी मुझे लगता है ट्रम्प कोई ना कोई भूमिका निभाएँगे।
क्योंकि ट्रम्प की वो फितरत है। और एक बात और है कि ट्रम्प हाँ, ट्रम्प यूएस के लिए फ़ायदेमंद हो ना हो, भारत, चाइना, रशिया के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हुँ। इसको थोड़ा-सा मतलब और विस्तार में बताएँ कि रशिया, चाइना, इंडिया के लिए मतलब कौन सी अपॉर्च्युनिटीज़ ओपन करते हैं? इवन वर्ल्ड के लिए ओपन भी करते हैं। ट्रम्प दुनिया के लिए दुनिया को जो सबसे बड़ी सौगात दे रहे हैं, सौगात तो वैसे ही मिल ही रही थी, बट उसको जो अंतिम मोहर लगा रहे हैं, वो है डीडॉलराइज़ेशन। ट्रम्प का हर स्टेप ब्रिक्स को मजबूत कर रहा है। अब आप रशिया यूक्रेन की डील देखिए। आपने अभी तक ट्रम्प के मुँह से रशिया के खिलाफ कोई बात नहीं सुनी होगी। वो हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि यूक्रेन झुक जाए, हथियार डाल दे और जो भी डील है, जो भी रशिया चाह रहा है वो कर करा दे। हम तो अपनी फ़ौज भेज के थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन दे देंगे। बाकी रशिया को जो एरिया चाहिए वो दे दो, उससे ज़्यादा भी देना पड़ जाए तो दे दो। ट्रम्प इस चीज़ के लिए तैयार है, ये ऑन पेपर लिखा हुआ है। तो इस तरह से वो रशिया के फ़ेवर में है। दूसरा ये, ट्रम्प ने जिस तरह से वेनेजुला में एक्ट किया, अब कल को अगर चाइना ताइवान पर ऐसा कर दे, तो ट्रम्प किस मुँह से उसे रोकेंगे? तो ऐसा करके ट्रम्प ने हिंट दिए चाइना को भी कि तुम भी ताइवान लेना चाहते हो, ले लो। उधर वो रशिया से कह ही रहे हैं कि तुम यूक्रेन ले ही लो, एक तरीके से, ठीक है? मैंने वेनेजुला ले ही लिया, ठीक है? तो अब भारत को भी कहीं न कहीं संकेत है कि तुम पीओके लेना चाहो तो ले लो, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। सब अपने-अपने तरीके से चलो, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इस समय स्थिति ये है कि भाई तुमसे जो हो पाए वो कर लो। जिसको बॉस बनना है आ जाओ, दिखा लो अपनी बॉसगिरी, जिसकी चल जाए वो कर लो। तो ट्रम्प और सबसे बड़ी बात कि ट्रम्प का एक सॉफ्ट कॉर्नर रशिया के लिए है, इसलिए भारत द्वारा रशिया के साथ जो तेल का व्यापार हो रहा है, वो सुलभ हो पा रहा है। ट्रम्प धमकी बार-बार बेशक दे रहे हैं, लेकिन उसका कोई असर नहीं हो पा रहा और इसकी वजह से हम डॉलर का प्रयोग कम कर रहे हैं और लोकल करेंसी का चलन बढ़ रहा है। उधर ट्रम्प ने यूरोप ये जो नेटो है, नेटो को ध्वस्त करने में, नेटो को खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। पहले दिन से कह रहे थे कि नेटो की फंडिंग बढ़ाओ, सबको 5% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। फिर बीच में बोलने लगे कि यूरोपीय यूनियन खत्म कर देना चाहिए और अब ग्रीनलैंड पर दावा पेश करके उन्होंने पूरी तरह से यूरोप में फूट डाल ही दी है और जिस तरह से यूरोप के नेताओं को अपने साथ बिठाते हैं, बेइज्जती-सी करते हैं, तो कहीं न कहीं ट्रम्प ने यूरोप और यूएसए का जो एक गठजोड़ था, उसको कमज़ोर करने में भी मदद की है। तो ट्रम्प एक तरह से यूरोप को कमज़ोर कर रहे हैं, रशिया को मजबूत कर रहे हैं। रशिया, चाइना, इंडिया को अपॉर्च्युनिटी दे रहे हैं, तुमको जो एरिया चाहिए ले लो, मैं कुछ नहीं करूँगा, जैसे मैं ले रहा हूँ। और साथ ही इंडिया ने पिछले जब से ट्रम्प आए हैं तब से कई देशों के साथ लोकल करेंसी ट्रेड का डील किया है, उसमें भी ट्रम्प को कोई आपत्ति नहीं है। हालाँकि हम ये पहले भी कर रहे थे, बट पहले भी हमने ट्रम्प के काल में ज़्यादा किया था, बाइडेन के काल में थोड़ा कम किया है, फिर ट्रम्प के काल में लोकल करेंसी का जो एग्रीमेंट है वो हमने बढ़ा दिया है। ट्रम्प को उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ट्रम्प को बस एक चीज़ चाहिए होती है पैसा, उसे बस पैसा पैसा देते रहो, वो ये सोचता है पैसा कहाँ से आए? तो ये सब चीज़ें कोई देश ये सब चीज़ें अगर ट्रम्प करने दे रहे हैं या उनकी वजह से हो पा रही हैं, तो ये ब्रिक्स मजबूती तो हो रहा है। हाँ, इस पे आएँगे, ये वाला जो टॉपिक है कि ब्रिक्स मजबूत क्योंकि यूएस की जो सबसे बड़ी जो हेजेमनी का एक सबसे बड़ा कारण है, वो है डॉलर। यूएसए के ऊपर $38 ट्रिलियन का लोन, ठीक है? तो अब सवाल ये आएगा कि ब्रिक्स को भी धमकाने में लगे हुए हैं क्योंकि इंडिया और ब्रिक्स के जो सारे कंट्रीज़ हैं, वो डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं कि वो डॉलर को चैलेंज करेंगे या कोई वैसा स्टेप उठा रहे हैं। सटल तरीके से वो करते रहेंगे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। लेकिन आज जो उन्होंने ये जो टॉपिक आया कि ये बोर्ड ऑफ पीस बनाएँगे, ठीक है ना? यानी कि तुम्हें रिस्ट्रक्चरिंग करनी है गाज़ा की या कुछ भी करना है जिसमें इंडिया, पाकिस्तान को भी इन्विटेशन आ गया। मतलब एक साथ वो लॉजिक कैसे बैठेगा पता नहीं चलता उसका। तो ये जो बोर्ड लेके आए हैं, तो इससे एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि यूएन तो एक रिडंडेंट बॉडी हो गया। उसका तो अब कोई काम-वाम बचा नहीं। यानी कि हम एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ या फिर एक ट्रांज़िशन के पीरियड में तो एंटर कर ही रहे हैं अब। तो इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं जहाँ पे कोई चार्टर नहीं, कुछ नहीं, परमानेंट मेंबरशिप चाहिए तो $1 बिलियन रुपया दे दो। मतलब हर चीज़ के आगे एक रुपए वाला कॉलम तो ट्रम्प ने खाली रखा ही है, कि हाँ, इसमें एक टिक मारो और परमानेंट मेंबर चाहिए। तो इस इश्यू को कैसे देखते हैं कि जो बोर्ड बना रहे हैं पीस वाला, इसका क्या लॉजिक है? क्या ट्रम्प सोच रहे हैं मतलब उसको लेके? क्योंकि
चार्टर उसका कुछ है नहीं, नियमावली कुछ पता नहीं है उसकी, सिंपल इन्विटेशन है। तो उसको थोड़ा-सा अगर एक्सप्लेन करें। चार्टर तो देखिए यूएन का भी है, लेकिन कौन-सा अमेरिका उसको फॉलो कर रहा है? ठीक है, तो वही वाली बात है जो थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था आपको कि इस समय वो चल रहा है कि जिस पे जो बन पाए। कल को भारत बनाना चाहे कोई बोर्ड ऑफ पीस भारत बना ले, रशिया बनाना चाहे रशिया बना ले, चाइना बनाना चाहे चाइना बना ले। ट्रम्प ने हुँ। ट्रम्प को ये यूएस इस समय हर संभव प्रयास कर रहा है अपनी हेजेमनी को स्थापित या बनाए रखने के लिए और ट्रम्प कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को बनाए रखने के लिए। ट्रम्प को भी पता है मैं हमेशा यूएस का राष्ट्रपति तो नहीं रहूँगा। कम से कम कोई ऐसी बॉडी दुनिया में बना लूँ जिसमें कम से कम मेरे सामने दुन देश के नेता आकर के बैठें और बातचीत करें ठीक उसी तरह से जैसे अभी कर रहे हैं, तो वो बोर्ड ऑफ पीस होगा। दूसरा ट्रम्प बोर्ड ऑफ पीस के माध्यम से ये जो भी प्रपंच रच रहे हैं, थोड़ा बहुत फंड कलेक्ट करना चाहते हैं। तीसरा, उन्हीं देशों को आमंत्रण दिया है, या तो वो प्रभावशाली देश हैं, या ऐसे देश हैं जिनमें मिनरल्स और रिसोर्सेज़ हैं, जिनको बाद में एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, छोटे-मोटे चाइना को जो तो देश किया हैं। है। चाइना को नहीं किया है, आप गौर से देखिए। चाइना को रशिया को किया है, ठीक है? हाँ, रशिया और को किया। पाकिस्तान को किया है क्योंकि पाकिस्तान में ट्रम्प के अपने निजी स्वार्थ बिटकॉइन वगैरह को लेकर के छुपे हुए हैं, प्लस पाकिस्तान से उन्हें रेयर अर्थ मिनरल्स भी चाहिए। तो ट्रम्प एक ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं कि जब मैं रिटायर हो जाऊँ तो उसके बाद भी प्रेज़िडेंट जैसी कुर्सी मैं सँभालता रहूँ और दुनिया के देश आकर के मेरे से उसी तरह से बात करते रहें। और ट्रम्प ये भी कोशिश कर रहे हैं कि अगर इस तरह का कोई एक ऑर्गनाइज़ेशन मैं बना देता हूँ, बोर्ड ऑफ पीस जैसा, और बाय द वे ये हिट हो गया, तो अमेरिका यूएन की जगह फिर इसको यूज़ करेगा टू डोमिनेट द वर्ल्ड। तो अमेरिका इस हाँ, समय बस डूबते को तिनके का सहारा वाली बात है, जो-जो उसके हाथ आ रहा है वो करने का प्रयास कर रहा है। हाँ, मतलब क्योंकि एक चीज़ दुनिया को ये समझ में आ गई कि यूएन एंड ऑफ द डे कोई डिसीज़न तो ले नहीं पाती। कहीं वॉर हो रही हो, कोई क्राइसिस हो जाए, वो किसी भी लेवल पे जैसे सूडान में अभी जो चल रहा था, लाखों लोग मर रहे हैं, हज़ारों लोग मर रहे हैं वहाँ पे, लेकिन पता ही नहीं, दुनिया को पता ही नहीं। गाज़ा की सबको पता है कि लोग मर रहे हैं, वहाँ की रोज़ चर्चा, भारत में रैलियाँ हो जा रही हैं उसके नाम पे। बांग्लादेश में मर जाए तो कोई नहीं होती, क्योंकि वो हिंदू थे। ठीक है ना? तो एक चीज़ तो क्लियर होते जा रही है कि यूएन तो मतलब कुछ कर पाता तो है नहीं। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर अब आएगा, ट्रांज़िशन का टाइम चल रहा है। उसमें एक ऑप्शन जो यूएस को दिखा वो था ब्रिक्स का, क्योंकि ब्रिक्स एक एक तो ग्रोइंग इकोनॉमी है सारी 5 की पाँचों। यूएस उसमें है नहीं, यूरोपियन कंट्रीज़ भी अब इंटरेस्ट दिखाने लगे कि हमें जुड़ना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि वो समझ तो गए गेम को। तो यूएस ऐसे सिचुएशन में क्या एक पैरेलल बॉडी पहले ही बना लेना चाहता है कि यूएन को तो अब कोई मानता है नहीं। तो मैं एग्ज़ैक्टली, एक वो एग्ज़ैक्टली, बॉडी क्रिएट कर तो एक ऐसी एग्ज़ैक्टली। बॉडी क्रिएट अब कर ली जाए कि भई क्योंकि एक नई बॉडी बनाओ, नए चार्टर आएँगे 20, 40, 50 साल वो भी कटवा देंगे यूएस के कि हाँ, लेकिन यूएस रेलेवेंट बना रहेगा। इस पे थोड़ा-सा प्रकाश डालें कि जो ट्रांज़िशन फ़ेज़ और जिसमें पैरेलल बॉडीज़ जो शक्तिशाली हों, क्योंकि उसको ये भी चिंता रहेगी यूएस को कि भई यूरोप की कंट्रीज़ ना जाके जुड़ने लगें ब्रिक्स में, जैसे फ्रांस ने अपनी अपनी इच्छा जताई कि भई जॉइन करते हैं इसको। तो इन दोनों को कैसे देखते हैं? इनके कुछ पैरेलल्स इन दोनों। देखिए, वही वाली बात है जो आप बता रहे हो कि यूएस कैसे भी करके अपने आप को रेलेवेंट बनाए रखने का प्रयास कर रहा है और उन्हीं में से एक ये है और उसमें भी ट्रम्प अपने आप को ज़्यादा रेलेवेंट बनाना चाह रहे हैं। ये बोर्ड ऑफ पीस यूएस का कम ट्रम्प का आइडिया ज़्यादा है। दूसरी बात ट्रम्प को ये आइडिया सिर्फ़ और सिर्फ़ ये जो आइडिया अभी आया हुआ है, अभी इसका जो कोर पर्पज़ दिखाई दे रहा है, वो है फंड कलेक्शन। इसके अलावा तो किसका कोई अभी तक सामने आया ही नहीं है कुछ। और आने वाले समय में किस तरह से ये चलेगा वो तो वक़्त बताएगा, लेकिन ट्रम्प अभी ये चाह रहे हैं कि दुनिया में जहाँ-जहाँ केओस मचा हुआ है, पहले ये जो बोर्ड ऑफ पीस, पीस का मतलब क्या है? कि किसी जगह पर अब शांति आ चुकी है। अब क्या होगा वहाँ पर यानी वहाँ पहले लड़ाई हो रही थी, अब शांति आ चुकी है। अब वहाँ पर कंस्ट्रक्शन होगा। कंस्ट्रक्शन कौन करेगा? ट्रम्प की कंपनीज़। एग्ज़ाम्पल गाज़ा। गाज़ा अब स फ्लैट करने वाले हैं ये लोग, जो बचा-कुचा है। उसे फ्लैट करके वहाँ के लोगों को सोमालीलैंड में बसा दिया जाएगा, जो इज़राइल ने नया देश रिकॉग्नाइज़ किया है सोमालिया के उसमें, ठीक है? गाज़ा फ्लैट हो जाएगा। गाज़ा में अब निर्माण कार्य स्टार्ट होगा, वहाँ कंपनीज़ इन्वेस्ट करेंगी और उसमें आप देख लेना ज़्यादातर ट्रम्प की कंपनीज़ होंगी। तो हुँ, ट्रम्प उन कंपनीज़ में जो पैसा लगाएगा, वो इस नाम पे लगाएगा कि देखो मैं शांति के लिए गाज़ा में कंस्ट्रक्शन करवा रहा हूँ। तो जिन-जिन देशों ने ये $1-1 बिलियन डॉलर दिया है, आपका पैसा लगा रहा हूँ। ये देखो मैंने इस हुँ, कंपनी को पैसा दिया है, ये कंपनी कंस्ट्रक्शन करेगी और पता चला वो पैसा किसका वो कंपनी किसकी है? ट्रम्प की। हुँ। ये खिलवाड़ होने वाला है।
वार तो ठीक होगा है जी? पूरा। तो ऐसा ही एक हर ऐसा यूक्रेन में होगा। यूक्रेन में तो मुझे लग रहा है कि अब रशिया को लपेट लेना चाहिए, मौका आने वाला है पूरी तरह से। लेकिन वो भी हाँ, मतलब धीरे-धीरे ही जा रहा है काफ़ी, ज़्यादा जल्दीबाजी में है नहीं। इवन उसकी इकोनॉमी अच्छी ग्रो कर रही है, सब कुछ मतलब कायदे से चल रहा है उसका। वो सिर्फ़ वॉर की वजह से, ठीक है? तो अंकित भाई, एक ये लास्ट ग्रीनलैंड वाले मुद्दे पे आएँगे, लेकिन एक ये इसका सवाल और पूछ लूँ कि जैसे ये जो इन्विटेशन जो आया है, इंडिया इसे कैसे देखेगा? क्योंकि हर बार यूएस से कोई ना कोई चैलेंज इंडिया के सामने आ जाता है, कि तेल मत खरीदो, वेनेजुएला पे सैंक्शन डाल के उसे उखाड़ ले गए, तो अब सारा तेल वो ले जाएगा, बाकी किसी के लिए ओपन होगा, नहीं होगा, कुछ नहीं पता। ठीक है? सेम ईरान के साथ वो सिचुएशन आई चाबहार पोर्ट वाली। मतलब ऑल्दो वेवर मिला हुआ है, लेकिन अगर वहाँ पे तख्ता-पलट होगा तो वो सिचुएशन फिर से, क्योंकि इतनी इन्वेस्टमेंट इंडिया ने करी, वो खराब होगी वहाँ पे। तो इस सिचुएशन को इंडिया कैसे देखेगा कि जो बोर्ड ऑफ पीस है, जहाँ पाकिस्तान भी है और हर मूर्ख देश या हर गैर शक्तिशाली देश तो वहाँ पे है ही है। इवन कुछ इम्पोर्टेंट देश उनको गया भी नहीं है इन्विटेशन अभी। तो इंडिया की क्या लाइन रहेगी इस पे? अभी आप ये देखिए, बोर्ड ऑफ पीस तो बहुत दूर की बात हो गई। इंडिया ट्रम्प को अभी कैसे देख रहा है? भारत ने प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 1 साल करीब होने जा 1 साल तो नहीं कह रहे थोड़ा 8-9 महीने 9-10 महीने हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रम्प से बात तक नहीं करी है, उसने बात करने का हर संभव प्रयास किया है। तो प्रधानमंत्री मोदी ट्रम्प को यूएस के राष्ट्रपति के तौर पर सीरियसली नहीं ले रहे। तो आपको क्या लगता है किसी ऐसे बोर्ड में शामिल होना चाहेंगे जिसका डायरेक्टर ट्रम्प हो? जिस इंसान को ये ना आज पता तक हो कि मैं शाम आज ही तक हाँ, आजीवन। जिस इंसान को ये ना पता हो मैं रात को क्या कह रहा हूँ, सुबह क्या कहूँगा, जो आदमी किसी नियम कायदे कानून को ना मानता हो, जिस आदमी का कोर पर्पज़ है कि पैसा कमाना है, बिज़नेस, 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 ऐसे आदमी की टीम में भर्ती होकर के हम क्यों अपने आप को बेइज़्ज़त कराने का प्रयास करेंगे? और वो भी और ट्रम्प का ये भी भरोसा नहीं है, मान लो बोर्ड ऑफ पीस में भारत शामिल हो जाता है, मान लो, कल को मीटिंग हो रही है, ज़ाहिर-सी बात है पाकिस्तान का भिखारी भी आएगा। ठीक है, माना कि उस पे $1 बिलियन नहीं है, बट ट्रम्प उसको कहीं से लोन दिलवा देगा, वो उसी लोन को लेकर के वहाँ आ जाएगा। तो ट्रम्प का कोई पता नहीं है कि एक ही मंच पर भारत-पाकिस्तान को साथ इकट्ठा खड़ा करके कह देगा देखो मैंने दोनों में सुलह करा दी। तो हमारे लिए कितना हाँ, ह्यूमिलेटिंग होगा वो। वो इसलिए तो पिछले 8 महीने से वही कोशिश कर रहा है। कैसे भी वो इकट्ठा वही खड़ा कोशिश होके कर एक रहा है। बार बाइट दे दूँ। हाँ, तो ऐसे ह्यूमिलिएशन के लिए हम अपने आप को हम इतने हल्के देश नहीं है कि हमें किसी ऐसे बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। और ये जो बोर्ड वोर्ड जो सोच रहा है, वो सोच रहा है कि मैं इसे ब्रिक्स जैसा बना दूँगा। ये भी मैं बता दूँ आपको। वो सोच रहा है कि जैसे ब्रिक्स डीडॉलराइज़ेशन कर रहा है, अपनी लोकल करेंसीज़ को मजबूत कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पैसा कमा रहा है। ऐसे ही ये बोर्ड करेगा, जिसमें मैं भी पैसा कमाऊँगा अपनी कंपनीज़ में लगा कर के। पर वो नहीं होने वाला। यूरोपीय कंपनीज़ जो सॉरी यूरोपियन कंट्रीज़ जो ये सोच रही हैं कि वो इसमें शामिल हो जाएँगी, इसे मजबूत बना देंगी, ब्रिक्स से पैरेलल खड़ा, वो भी नहीं हो पाएगा। वो भी नहीं हो पाएगा। इस जगत के लिए अब जो सबसे अच्छा होगा वो ये है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड बने और कोई सिंगल बॉडी बन जाए तो बन जाए, यूएन में रिफॉर्म हो जाए, ना भी हो तो ब्रिक्स और जी7 को मिल कर के जो है मीटिंग्स करनी चाहिए और फैसले लेने चाहिए। क्योंकि ब्रिक्स अपना एक अलग समूह है, जी7 अपना एक अलग समूह है। तो दैट वुड बी हाँ, मोर रेलेवेंट जी7। नहीं लेकिन G7 के तो मुझे देशों का तो औचित्य समझ में नहीं आता। इटली, कनाडा, इनकी पता नहीं क्या ही सेइंग है। इसी इश्यू पे मैं आता हूँ थोड़ा-सा, इसको थोड़ा और लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं अपने कि अब ये ग्रीनलैंड वाला जो इश्यू था कि उसपे अब बोल दिया कि भाई 10% टैरिफ 1 फरवरी से और 1 जून से 25 कर दूँगा तब तक अगर पूरा ग्रीनलैंड मुझे नहीं दिया तो, ठीक है? तो अब तक तो ये असूल था नाटो का कि भाई नाटो की किसी एक कंट्री पे अगर कोई अटैक होगा तो सब पे माना जाएगा। तो पर इसका क्या असूल है कि नाटो की ही कंट्री किसी नाटो कंट्री पे अटैक करे, तो नाटो कहाँ जाएगा या नाटो का क्या होगा? क्या भविष्य दिख रहा है अब? ये जो ग्रीनलैंड ग्रीनलैंड वाला मसला है और जो 10% टैरिफ लगाने वाली बात है, ये इस बात का ऐलान है कि नाटो खत्म हो चुका है। हुँ। ये इस बात का ऐलान है। अब इस चीज़ को लिख कर के इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि रशिया के साथ वहाँ एंगेजमेंट है, कुछ चीज़ें दुनिया को फ्रॉड भी दिखानी होती हैं। तो वो फ्रॉडबाज़ी चल रही है, दिखाने के लिए नाटो बचा है, नाटो अब खत्म हो चुका है और धीरे-धीरे आप देखना यूरोपीय यूनियन भी खत्म हो जाएगा। तो नाटो तो बचा ही नहीं है, है ना? क्योंकि ना जैसे हम चीज़ें देख रहे थे कि यूके के पास 40 टैंक हैं,
सबको मिला के पूरे यूरोपियन यूनियन पे 4-5 लाख सैनिक हैं। तो मतलब अगर और ऐसा तो होगा नहीं कि ब्रिटेन अपना F-35 उड़ाएगा और यूएस कुछ करेगा नहीं उसका सारे स्विच तो उसके ही हाथ में रहते हैं हमेशा से। ये लड़ेंगे नहीं, ये किसी कीमत पे नहीं लड़ेंगे। ये गीदड़ भभकी है और इन द एंड ऑफ द डे ग्रीनलैंड का होगा सौदा। ये सौदे तक हुँ, पहुँचने के लिए पूरा प्रपंच रचा गया है। मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। मान लो मैं आपको इतना ज़्यादा दहशत में ले आऊँ, आपको ये डर लगने लगे कि पता नहीं मैं आपको कब मार दूँगा। तो अंत में आप ये कहोगे कि भाई एक काम करो, तुम्हें भी दौलत-शोहरत जो लेनी है ले जाओ, मुझे ज़िंदा छोड़ दो। तो मुझे एक्चुअली लेनी वही थी। पर मैंने सीधे उसकी बात करने की बजाय आपको मौत का डर दिखाया जिससे आप हल्के उसमें आकर के कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। यही ग्रीनलैंड का हो रहा है। ग्रीनलैंड को जो मौत का डर दिखाया जा रहा है, वो अल्टीमेटली जाके डील्स में खत्म होगा, जिसमें अमेरिका को ये अधिकार मिल जाएँगे कि ग्रीनलैंड में जाकर के जो खुदाई करके जो लेना चाहता है वो ले ले। बाकी जो लड़ाई-वड़ाई कभी नहीं होगी, ना कभी हुई है यूरोप और अमेरिका के बीच में। लड़ाई कभी नहीं होगी। ये ग्रीनलैंड के माध्यम से यूएसए ये दिखाना चाह रहा है कि देखो हम बॉस हैं, हम जब चाहें उसे ले सकते हैं और यूरोप के फ्रांस और जर्मनी जैसे देश ये दिखाना चाह रहे हैं कि यूरोप के अगले लीडर हम हैं। और हुँ। भारत और चीन और रशिया ये चाह रहे हैं ग्रीनलैंड लेना है ले लो, नहीं लेना है मत लो, बस आपस में ऐसे ही मरते-कटते रहो, बढ़िया है। हाँ, मतलब बढ़िया ही यूरोप की हालत तो देखो जान ही रहे हैं कि अब तो वो इमिग्रेशन क्राइसिस इतनी भयंकर हो चुकी है कि उनके कंट्रोल से बाहर है। वो खुद कुछ नहीं कर हुँ, घटिया नेता वहाँ आ रहे हैं। मतलब यूरोप का तो मतलब उठना-पिटना तय ही है और उसकी असल में यूएस को अगर माइनस कर दें नाटो से, तो उन देशों की औकात वैसे कुछ है भी नहीं। वो मिलके किसी देश से नहीं लड़ पाएँगे तो। टॉप के जो और क्या। 4-5 देश हैं, उनसे तो शायद कुछ वो लड़ ही नहीं पाएँगे। ठीक है? तो यूरोप का विघटन तो समझ में आता है कि यूरोप तो यहाँ से गया या फिर वो तो मतलब आपके हिसाब से ऐसा मान लें कि ग्रीनलैंड गया यूएस के कब्जे में, बस समय की बात रहेगी। ग्रीनलैंड के रिसोर्सेज़ गए, ज़मीन का मालिकाना हक बेशक डेनमार्क का रहेगा, यूरोप के पास रहेगा, रिसोर्सेज़ तो गए। ठीक है, अंकित भाई ये वाले वीडियो में हमने 3-4 विषयों पे बात करी, काफ़ी मज़ा आया और बहुत दिनों बाद हम लोग जुड़े किसी टॉपिक पे और जल्दी ही हमारे दर्शकों के लिए जो थोड़े नए लोग अब जुड़ रहे हैं, उनको बोलेंगे कि भाई अब आएँगे, उनके साथ बातचीत होगी और इंडियन पॉलिटिक्स की बात करेंगे क्योंकि बंगाल में क्या चल रहा है और बाकी की जगहों पे। ठीक है? थैंक यू सो मच अंकित भाई, आप जुड़े हमारे साथ थैंक यू में आशीष भाई, और बहुत-बहुत ऐसे ही धन्यवाद। जुड़ते रहिएगा, हमारे दर्शक चाहते रहते हैं। अरे! जब आप कहें, जैसे कहें। ठीक है, ठीक है। थैंक यू अंकित भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू आशीष भाई।